एक पार्टी जीत जाती है अगर, वो खुश हो सकते हैं, लेकिन जी। उन्हें भी यकीन नहीं है ईवीएम के ऊपर। सबसे पहले हंगामा इस मुल्क के अंदर ईवीएम को लेकर के आरएसएस ने किया था, भक्तों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जी। वहाँ वो लोग हार जाते हैं जिनकी जीत जो है वो ऑलमोस्ट निश्चित थी। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। उन चुनाव परिणामों के बाद से लगातार एक सवाल फिर से उठने लगा है जो उन चुनाव के बीच में हाशिए पर चला गया था या उसकी आवाज थोड़ी मध्यम हो गई थी, वो है ईवीएम का सवाल। जिस तरह के रिजल्ट छत्तीसगढ़ में आए हैं खासकर, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के अपने इनर सर्किल का भी कहना था कि वहां भी कांग्रेस कम से कम जीतेगी। दूसरी तरफ जिस तरह की जीत मध्य प्रदेश में हुई है वह भी आश्चर्यजनक है। ऐसे में क्या ईवीएम के सवाल का कोई महत्व है या हारे को हरिनाम है? इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त गौहर रजा साहब हैं। वह वैज्ञानिक और शायर हैं और लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। गौहर सर, आपका स्वागत है। और हमारा पाठक यह जरूर आपसे जानना चाहेगा, आपसे परिचित है कि ईवीएम का सवाल अब जब कांग्रेस हार चुकी है, दूसरे दल हार चुके हैं, तो क्या इन सवालों का कोई मायने है वाकई, या फिर सिर्फ कहने सुनने की बात? मेरा ये मानना है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की है, जानता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है। जी। इस सवाल पर कोशिश की है समझने की चीज़ों को। तो मेरा मानना ये है कि मैं ही नहीं, एक हिंदुस्तान का आम शहरी वो रिज़ल्ट से खुश हो या रिज़ल्ट से नाराज़ हो जाए, जी। उसको शक पैदा हो जाए। ऐसे लोग जो उसके साथ भी खड़े हैं कि हाँ, ये हार बहुत अच्छी है, ये जीत बहुत अच्छी है जिसकी भी हुई, उनको भी ईवीएम पे यकीन नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में गया हूँ, गाँव से लेकर के शहरों के बीच तक, लोगों जी। से जो बातचीत की है उसमें, कुछ लोग ज़रूर मिलते हैं आपको जो ईवीएम के ऊपर हाथ रख के शपथ खाने को तैयार हैं। लेकिन ये कि ज़्यादातर हिंदुस्तान के अवाम को यकीन नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि इवन भक्तों को यकीन नहीं है, वो इस बात से खुश होते हैं कि ईवीएम जो है वो उनके साथ खड़ी है जी। और ईवीएम से ही एक पार्टी जीत जाती है अगर, वो खुश हो सकते हैं, लेकिन जी। उन्हें भी यकीन नहीं है ईवीएम के ऊपर। ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले शक की सुई जो घुमाई थी, वो जी। आरएसएस ने घुमाई थी। बिल्कुल। सबसे पहले हंगामा इस मुल्क के अंदर ईवीएम को लेकर के आरएसएस ने किया था। भक्तों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और पहली किताब भी इस देश में हमेशा ये गवाही रहेगी कि एक आरएसएस के मेंबर ने, जिसका प्रीफेस एलके आडवाणी ने लिखा था, जी। वो किताब सवालिया चिन्ह उठाती है और उसका टाइटल ही ये कहता है कि ये ईवीएम जो है सबसे बड़ा खतरा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ से बात शुरू करते हैं। हुँ। इसमें मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एलके आडवाणी और उनकी पार्टी के लोग जो 2011 नवंबर तक किताब छप के आती है, तब तक ईवीएम के खिलाफ हैं और जी। 2011 के बाद से उनमें एक बदलाव देखा जाता है कि वो ईवीएम के धीरे-धीरे साथ होना शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव क्यों हुआ और आज वो ईवीएम की कस्में खाते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि ये बदलाव उनके अंदर कैसे आ गया। बहरहाल अब ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वालों को फ़ौरन ही उसमें डाल जी। दिया जाता है, बैक फुट पे जिसे कहते हैं। सवाल उठने लगते हैं, कहना जाने लगता है कि भई ये हारे को हरिनाम है, पहले क्यों नहीं सवाल उठाया, चुनाव के बाद क्यों सवाल उठाया? ये एक गंभीर सवाल उठता वो है। जी। चुनाव से पहले शुरू कर देते हैं। अगर आप ट्विटर पे जाएँ और उसमें देखें,
तो ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं पहले से ही, ताकि डिफेंसिव पे चले जाएँ लोग। उसके बारे में ना बोलें, जो हारने वाला है वो खामोश हो जाए और वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए बड़े ज़ोरों में ये बात कही जाती है और चुनाव परिणाम आते ही ये बात कही जाती है। जैसे वो पहले से तैयार थे कि जीत हमारी होने जा रही है, हम ये सवाल उठाते रहेंगे। हम ये कहना शुरू कर देंगे अगले दिन ही, मतलब 2 बजे तक कई भक्तों के ये ट्विटर आ चुके थे कि एक में तो ये लिखा हुआ था कि पूछ रहे हैं एक-दूसरे से कांग्रेस के लोग कि 2 बजे सवाल उठाएँगे ईवीएम का, ईवीएम की दुहाई रोना रोएँगे हम 2 बजे से या उसके बाद रोएँगे, आपस में बातचीत कर। तो सर अब तो संदर्भ पर थोड़ी बात करते हैं कि छत्तीसगढ़, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो जीत है, मध्य प्रदेश के 20 साल की सरकार के बाद यह रिजल्ट करीब-करीब 70% पर बीजेपी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। वहां क्या वही वो राज्य नहीं है जहां से ईवीएम के सवाल बन रहे? बिल्कुल बनते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो हमें बनते हुए दिखाई देते हैं ये सवाल। जी, अगर हम जो 2 इलेक्शन से पहले का इलेक्शन है गुजरात में देखें, तो जी, वहाँ वो लोग हार जाते हैं जिनकी जीत जो है वो ऑलमोस्ट निश्चित थी और वो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग हार जाते हैं जिनकी जीत निश्चित नहीं थी, जो नए चेहरे थे, जिनको जानता नहीं था कोई और लोग समझ रहे थे कि इनको तो जीत हासिल नहीं होगी, वो जी, लोग जीत जाते हैं। अगर हम उन जगहों के ऊपर नज़र डालें जहाँ बीजेपी एक कंटेंडर नहीं है, जी, तो हमें ये दिखाई देता है कि एक ख़ास पार्टी हारती है वहाँ पर। केरल के रिज़ल्ट्स हमें ये बताते हैं कि 19 की 19 सीटें कांग्रेस को चली जाती हैं। हुँ, वहाँ पर सरकार है सीपीआईएम की हुँ, और एक भी सीट सीपीआईएम को नहीं जाती। पंजाब के अंदर देखें, बीजेपी की ज़ाहिर है सरकार नहीं बन सकती बिना गठबंधन के और गठबंधन टूट गया उनका। किसानों का सवाल जब उठना शुरू हुआ, तो फिर कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं बनती, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें इस तरफ ले जाती हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई तो मैनिपुलेशन हो रहा है। आम मतलब आदमी की आपका ये सरकार कहना तभी है कि बनती है। गुजरात, पंजाब और केरल कि ये तीनों रिजल्ट का आपका अध्ययन है जो ये कहता है कि यहाँ मतलब वो बारीक खेल क्या है? कितने प्रतिशत का ईवीएम में खेल होता है? मैंने जब कैलकुलेट किया था, तब मेरे जी, आंकड़े ये कह रहे थे, मैंने रियल डेटा को इस्तेमाल किया था, 2 जी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को, कि अगर मैनिपुलेशन लगभग 10 से 12% के करीब कर दिया जाए, जी, तो आप जो सेकंड आ रहा है, उसको जिता सकते हैं। कम मार्जिन की ज़रूरत है, जीतना असल मकसद है। मकसद मार्जिन का नहीं होगा, जी, असल मकसद जीतना है। अगर जीतना मकसद है, तो बस इतने ही वोट मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है, जितनों से जीत हासिल हो जाए। हुँ, कहीं वो 500 से होगी, कहीं 50 से होगी, कहीं 5000 से होगी, वो अलग बातें हैं। लेकिन हुँ, ये कि जीतने के लिए आपको लगभग 5% ईवीएम जो हैं, वो करनी पड़ेंगी वोट शिफ्ट करने के लिए। ये थियोरेटिकली अगर हम देखें इसको, तो हमें मतलब कोई भी क्लेम कर सकता है कि एक ईवीएम मैनिपुलेट की जा सकती है, तो कोई भी ईवीएम मैनिपुलेट की जा हुँ, सकती है। पर प्रैक्टिकली मुश्किलात हैं। हुँ, जो जो पूरा सिस्टम है अगर उसको देखें कहाँ से ईवीएम चलती है, उसको किस तरह से सील किया जाता है, सील से पहले किस तरह की उसमें टेक्निकल चीज़ें चेक की जाती हैं और फिर वो धीरे-धीरे कौन-सी ईवीएम कहाँ जाती है, रैंडमाइज़ेशन होता है उसका, कितने लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं उसके अंदर वगैरह-वगैरह। तो जी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ डेफिनिटली हैं ईवीएम को मैनिपुलेट करने की। और जो लोग मैनिपुलेट करेंगे या कर पाएँगे या कर सकते हैं, हुँ, वो जाहिल नहीं होंगे। हुँ, वो टेक्निकली सेवी लोग ही चाहिए। जी, तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए और आपको पूरे जो जो तंत्र है उसका ज्ञान होना चाहिए। इसके बिना आप नहीं कर सकते मैनिपुलेट। तो ज़ाहिर है कि वो लोग जब जिताने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं,
अगर मान लें कोई एजेंसी है वो जिताने की ज़िम्मेदारी ले रही है, तो फिर वो आपको जीत की तरफ ले जाने के लिए ले रही है, वो मार्जिन्स नहीं देख रही। तो वो कम से कम मैनिपुलेशन से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट लाने की कोशिश करेगी। ये नहीं है कि जी, ज़्यादा मैनिपुलेशन से कम रिज़ल्ट मिलें, उस रैंडमाइज़ेशन की वजह से, बल्कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो जी, प्रैक्टिकली मेरा मानना ये है कि 10 से 15% का है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये हिम्मत और ये जो मैनिपुलेशन अगर हो रहा है, हुँ, अगर मान लें, क्योंकि प्रूव तो इधर किया जा सकता है, ना उधर किया जा सकता है। आजकल के जो हालात हैं ख़ास तौर से उसमें। हुँ, तो अगर मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो वो हिम्मत थोड़ी-सी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में जीतना ये दर्शाता है कि हिम्मत बढ़ गई है। जहां सब ये कह रहे हैं और गोदी मीडिया भी ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस को जा रहा है। सारे आंकड़े उठा करके देख लीजिए, सारे लोगों के बयान देख तो लीजिए, लोगों के बिल्कुल, इंटरव्यू देख लीजिए, खुद आपने जैसा कहा, उनका अपना असेसमेंट बीजेपी का ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है। वहां जीत जाना ये दिखाता है कि हिम्मत बढ़ गई। तो वहाँ सर एक शायद चीज़ मैनिपुलेशन जो भी बढ़। जी, सबसे महत्वपूर्ण बनती है, वो ये कि आप लगातार सवाल उठाते हैं, आप जैसे कुछ और लोग इस देश में सवाल उठाते हैं। लेकिन जिन पार्टियों को इससे नुकसान होता है, उसका नेतृत्व इस बात को ताकतपूर्वक नहीं उठाता, शायद वह इसको लॉजिकल नहीं समझता है। तो आप एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक टेम्पर के भी व्यक्ति हैं, इसको लॉजिकल क्या कभी बनाया जा पाएगा जिसकी वजह से ये छूट मिलती है ईवीएम को और इसी वजह से शायद विपक्ष के नेता कभी ताकतपूर्वक सवाल नहीं उठा पाते? मेरा मानना ये है कि उसकी 3 वजह हैं। जी। पहली वजह तो ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में ईवीएम इम्प्लीमेंट की गई। हुँ, इसलिए कांग्रेस को हमेशा हेजिटेशन रहा इस हुँ, बात को लेकर के कि वो ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान लगाएँ और उतने ज़ोर से लगाएँ जितने ज़ोर से लगाना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि इसे प्रूव या डिस्प्रूव अभी तक नहीं किया जा सका है कि एक्चुअल कंडीशंस में क्या मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हुँ, और तीसरी वजह ये है कि टेक्निकल लोगों का एक ग्रुप है इस देश के अंदर, जो ये मानता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन के जो भी आर्गुमेंट हैं, उनके साथ वो खड़ा होता है। जी। इन 3 वजह से ज़ाहिर है कि विपक्ष। और चौथी वजह हमेशा यही होती है कि जो रूलिंग पार्टी है, वो हारने वाले को डिफेंसिव पर डाल देती है। ड उसको ये कहती है कि ये अब रोना रो रहे हैं ईवीएम का, अगर जीत जाते तो नहीं रोते। तो अब जीतना और हारना यानी केरल में कांग्रेस को जिताना है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिताना है, जो वोट शिफ्ट होने हैं वो उनके फेवर में होने हैं। जिन जगहों के ऊपर बिल्कुल ये लग रहा है कि ये आदमी जीत जाएगा, इसे हराना ज़रूरी है, डिमोरलाइज़ करना ज़रूरी है दूसरी पार्टी के नेताओं को, तो आप उनको हराएँगे। ये जो चीज़ें हैं, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मैनिपुलेशन जो है, वो बहुत सोची-समझी स्कीम के द्वारा हो रहा है, अगर हो रहा है तो। मेरा एक और मानना है टेक्निकली कि इसमें मीडिया की भागीदारी हमेशा होती है। और मीडिया ना जानते हुए भी भागीदार बन जाता है। यानी जो एजेंसीज़ मैनिपुलेट करने जा रही हैं, वो एक तरह का ढिंढोरा और एक तरह का माहौल पैदा करती हैं मुल्क के अंदर हुँ, और वो माहौल लंबे अरसे के लिए पैदा किया जाता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। अगर ये मैनिपुलेशन हो रहा है तो उनको मालूम है कि हम मैनिपुलेट करेंगे। तो अगर हम वोट को मैनिपुलेट करेंगे, तो हम नैरेटिव को भी मैनिपुलेट मैनिपुलेट करेंगे। नैरेटिव मैनिपुलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि किसी को यकीन हो जाए लोगों को कि जो रिज़ल्ट आए हैं वो सही हैं। तो वो मैनिपुलेशन जो है वो बहुत सोचे-समझे तरीके से जी, किया जाएगा, बेवकूफ़ी में नहीं किया जाएगा, पर कहीं ओवरशूट कर जाता है।
ज्यादा हो जाता है मैनिपुलेशन। लेकिन सर एक बात और देखें कि पिछले 7-8 वर्षों से आप ही ताकतपूर्वक यह सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो ईवीएम का प्रश्न है, यह देश का बड़ा प्रश्न बनने की जगह लगातार हाशिए पर चलता चला जा रहा है और लोगों को लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, उसकी जनता में इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि वह बार-बार जीत रही है। और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जरा भी काम करती नजर नहीं आती है। तो आपको नहीं लगता कि ये ईवीएम का मूवमेंट लगातार कमजोर हो रहा है क्योंकि वह लॉजिकल पॉइंट पर नहीं जा पाता, इसीलिए पार्टियां साथ नहीं खड़ी हो पाती? नहीं, मैंने जैसे कहा, तीन 3-4 वजह हैं जिनकी वजह से पार्टीज नहीं खड़ी हो रही। हम्म। और ये समझना चाहिए हमें कि तो फिर ये लड़ाई आम किसकी जन है? मतलब सवाल यही पूछ रहा हूं मैं कि फिर ये लड़ाई किसकी? एग्जैक्टली, मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता की एक आवाज हुआ करती है। जी। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मैं नहीं समझता कि 99% लोगों को अब यकीन बचा है ईवीएम के ऊपर, नहीं है यकीन। जी। लेकिन उस आवाज का आर्टिकुलेशन, उस आवाज को एक शक्ल देना, उस आवाज को एक मांग की तरह से रखना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। इस बीच में जो 10 साल गुजरे हैं, उसमें एनजीओज जो थी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, वो भी ऐसे सवाल लगातार उठाती हैं, वो प्रेशर ग्रुप बनाती हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टीज तक मामला पहुंचता है। जैसे आरटीआई आया हमारे यहाँ, वो भी, उसकी भी शुरुआत सिविल सोसाइटी से ही हुई, आरटीई की भी हुई और बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हमने जो गेन की हैं इस बीच में, वो उस तरह से हुई। पर अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही लेना पड़ेगा, तभी वो मुल्क की आवाज बनती है। आम जनता की आवाज को, मैंने जैसा कहा कि 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना पा रही, और ये वजह जब तक हटती नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को ये यकीन नहीं होता कि मैनिपुलेट किया जा सकता है। और मैं तो बार बार एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं कि ये साइंटिस्ट के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कितनी आ, उनको उनके लिए बेइज्जती की बात है जी। ये कहना कि वो यहां से बैठ के चांद पे तो चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं, उतार सकते हैं अपना हम्म। रिमोट कंट्रोल से, और दुनिया की कोई ताकत ईवीएम जो छोटी सी मशीन है उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये मेरी समझ से बाहर है, ये बेइज्जती है जी। साइंटिफिक कम्युनिटी की, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी की। इसके बावजूद कि वो प्रोडक्ट तो टेक्नोलॉजी का ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर प्रोडक्ट है तो कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये सिंपल चीजें हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा कि जी। वो जी। चिप बिल्कुल। क्या है और कैसे हो सकता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैं ही 5 तरीके सोच सकता हूँ कि जिनसे मैनिपुलेट किया जा सकता है उसको। तो और लोग और ज्यादा बेहतर तरीके शायद सोच सकते हैं जो हम्म। इसी धंधे में शामिल होंगे। आखिरी बात मैं एक बार और दोहरा दूं हम्म। कि मुझे ये खतरा तो लगता ही है कि भाई बीजेपी इन्वॉल्व है इसके अंदर, या कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व हैं, या जो भी नेता जीतना चाहता है खड़ा हुआ है, वो उसके लिए ये बड़ा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन होगा ना कि बिल्कुल। सारा खेल खाल मत करो, ईवीएम को मैनिपुलेट कर लो, तुम जीत जाओगे। तो ये तो बड़ा अट्रैक्टिव चीज हुई हर एक नेता के लिए जो खड़ा हो रहा है, सारे जी। पैसे इस पे लगा दो, अपने आप ही जीत जाओगे। बात ये नहीं है कि हमारे मुल्क में अपनी अंदर की पार्टी से खतरा बढ़ जाता है ईवीएम की वजह से। जी। बात ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज अलग अलग मुल्कों की इसी मकसद के लिए बनाई गई हैं, खासतौर से सीआईए इसी मकसद के लिए बनाई गई है कि दूसरे मुल्कों में वहां के रिजल्ट्स मैनिपुलेट करे। तो खतरा हमारी डेमोक्रेसी को सिर्फ अंदर से नहीं है अगर ईवीएम मैनिपुलेट हो रही मतलब है, ईवीएम का खतरा एक अंतर्राष्ट्रीय खतरे जैसा भी स्वरूप लेने की तरफ बढ़ सकता बढ़ सकता ही है। मतलब मैं ये नहीं जानता कि है आज की डेट में या नहीं, है। लेकिन ये अगर कोई हमारे यहाँ कर सकता है तो फिर उनके पास टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेहतर है हमसे, उनके जी। पास रिसोर्सेज कहीं ज्यादा हमसे बेहतर हैं। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी उनकी मर्जी का प्रधानमंत्री बैठे?
वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी मर्जी की पार्टी बैठे, जी, और जब बॉर्डर के ऊपर गड़बड़ हो तो वो खामोश रहें। वो भी तो यही चाहेंगे, जी, इंटरनेशनल एजेंसीज़। वो भी तो यही चाहेंगे कि कोई ऐसा आ जाए जो हमारे हथियार खरीदता रहे। वो भी तो चाहेंगे कि हमें जब प्रॉब्लम हो, जैसे अभी बॉर्डर के ऊपर हो रही है फ़िलिस्तीन के, जी, वहाँ अगर वो क्यों नहीं चाहेंगे कि ऐसी सरकार मौजूद हो जो हमारे साथ खड़ी हो? कल तक हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ नहीं थी, आज उनके साथ खड़ी है, हमें दिखाई दे रहा है। जी, तो ये खतरा बड़ा खतरा है मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। जी, समझता हूँ कि हमें बैलेट की तरफ फौरी तौर पर लौट जाना चाहिए, जी, और ये छोटे-मोटे टेम्पर जो हैं कि उसमें एक पर्ची लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे ख़्याल में ये भी पर्ची भी तो बैलेट ही है। जी, सबके नाम नहीं होंगे, एक का नाम होगा पर्ची के ऊपर, लेकिन है तो बैलेट ही। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौहर रजा साहब। हमारी कोशिश थी यह उस बात को समझने की कि ईवीएम को लेकर चुनाव के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उसके मायने क्या हैं। न सिर्फ गौहर साहब ने यह कहा कि यह संभव है मैनिपुलेट करना, किया जा रहा होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके अपने खतरे को उन्होंने गिनाया है कि किस तरह से भविष्य में एजेंसियां या अभी कर रही होंगी, जिसका कि उनके अपने ढंग के प्रधानमंत्री, उनकी इच्छा मुताबिक प्रधानमंत्री। हालांकि इन सारी बातें आशंकाओं पर हैं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके की यह आशंका है जो कि संभव है कि हो सकती है। अब सवाल ये है, दो ही इसके सबसे बड़े पात्र हैं, एक है जनता, दूसरी है पार्टी। जनता में भी इसको लेकर कोई मूवमेंट नहीं है, पार्टियां तो वैसे भी सवाल नहीं उठा रही हैं। तो जाहिर तौर पर यह सवाल समाज के सजग लोगों का है, और वह न सिर्फ चुनाव के बाद, हार जाने के बाद है, बल्कि निरंतर उठाए जाने का सवाल है। यही बात गौहर रजा कह रहे थे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अजय। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।